नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो न्यूज़ है वो करंट अफेयर्स की एडाप्टेशन और मिटिगेशन से रिलेटेड है, जो मेनली रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। तो उस पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। देखिए, क्लाइमेट जो है वो एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म। क्लाइमेट एक्चुअली अगर बात करें अकॉर्डिंग टू WHO तो 30 साल अप्रॉक्स 30 ईयर का टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का एवरेज होता है। और वेदर जो है वो डे टू डे चेंज भी हो सकता है, सीजनल चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो एडाप्टेशन है वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। एडाप्टेशन का मतलब नाम से ही ये है, आप देख रहे हैं कि एडाप्टेशन यानी कि एडाप्ट कर लेना। दैट मीन कि अगर जो भी क्लाइमेट के जो चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को उसी कंडीशन में अपने आप को एडॉप्ट करना। जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर को बना देना, डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक से करना कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं हो। फिर उसके बाद आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब है कम करना। दैट मीन कि हम कौन कौन से ऐसे मेजर्स ले सकते हैं जिससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मेनली यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसी से रिलेटेड है कि हम कैसे ग्रीन हाउस गैसेस को कम करें, कार्बन की इमिशन को कैसे कम करें। देखिए यहाँ पर है इमिशन रिड्यूशन। फिर कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, फिर एनर्जी एफिशिएंट चीज़ों का यूज़ करें, तब जा कर के हम क्या कर पाएंगे, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर पाएंगे, अपनी कम्युनिटी और एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए भी काम कर सकते हैं, और एक क्रिएशन कर सकते हैं, शेयर्ड वैल्यू ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें आती हैं किसमें, मिटिगेशन और एडाप्टेशन के बीच में। ठीक है, तो आई होप आपको एडाप्टेशन और मिटिगेशन समझ में आएगा। एडाप्टेशन है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अनुकूल बना लेना, और मिटिगेशन का मतलब ये है कि कैसे कम से कम हम कार्बन इमिशन करें, ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को कैसे रोकें, रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे ज़्यादा प्रमोट करें। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो हम आगे देखते हैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो फैक्ट है उसको, जैसा हमने यहाँ पर डिफिनीशन भी लिख दिया है कि मिटिगेशन क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करके जो तापमान में कमी लाने की जो कार्रवाई है वही मिटिगेशन है। और एडाप्टेशन क्या है, यानी कि अनुकूलन, जो जलवायु के परिवर्तन के वर्तमान और भविष्य के प्रभावों के साथ तालमेल बिठाना। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सा फोकस एरिया है। तो मेनली देखिए, जो मिटिगेशन है वो रूट कॉज मिटिगेशन सेंटर इस वजह से बनाया गया है कि वो क्लाइमेट चेंज के लिए क्या मेन फैक्टर क्या काम कर रहे हैं उसके लिए ये काम किया जा रहा है। ठीक है, मेनली ये है कि कैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करें, और ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कैसे रिड्यूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन सिंक हो पाए। ठीक है, इस पे काम करने की नीड है। फिर आप देखेंगे कि रिड्यूसिंग सोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स है लाइक कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, इनको हम कैसे रिप्लेस कर पाए रिन्यूएबल एनर्जी से, न्यूक्लियर पावर से। ठीक है, इससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होगा, और हम अगर ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करेंगे तो CO2 का इमिशन कम होगा, और CO2 का इमिशन कम होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, टेम्परेचर पे रोक लग सकती है। ठीक है, और इसमें और भी सोर्स का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन इमिशन इस वजह से भी हो रहा है कि फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, यानी कि डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, तो उसको रोकना है। अगर हम इस तरह से अगर रोक पाएंगे तो क्या होगा, पहले तो दो चीज़ें करनी है, एक तो जंगल को काटना, जो फॉरेस्ट है उसको नहीं काटना है, दूसरा हमें नए प्लांट लगाने हैं, ग्रोइंग न्यू फॉरेस्ट करना है, जिससे क्या हो जाएगा कि हम डायरेक्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एयर से कैप्चर कर पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्लांट होगा तो ऑब्वियस है कि कार्बन सिंक होगा, कार्बन सिंक होगा तो कार्बन रिमूव हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर से, और जैसे ही रिमूव होगा तो धीरे धीरे हमारे टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो टेम्परेचर क्या होगा, कंट्रोल हो पाएगा। अगर एडॉप्टेशन की बात करें तो जैसे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं अगर उसके इमिशन रुकते हैं तो ऑब्वियस है कि धीरे धीरे हमारा क्लाइमेट पर जो इम्पैक्ट हो रहा है वो कम होगा, और जब कम होगा तो ये जो सी लेवल राइज हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, अर्थ का टेम्परेचर स्टेबल हो पाएगा। तो इस पे हमें एडॉप्टेशन करना है,
अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन इमिशन को रोकना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्लानिंग करनी है कि आने वाले फ्यूचर में जो हमारे कार्बन का इमिशन है वो रुक जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो है इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, दैट मीन कि हमें कार्बन इमिशन की वजह से ही हमें ऐसे फेवरेबल कंडीशन बनाने पड़ेंगे, जिससे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन इमिशन को रोका जाए और उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए। जैसे हमें ट्रॉफिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग ड्रेन सिस्टम करने पड़ेंगे, इंक्रीज जो फ्लडिंग हो रही है उसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देख रहे हैं कि डे बाय डे जगह जगह आपको फ्लड आने की सिचुएशन बन जाती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में भी आया हुआ था, आसाम में था, उत्तराखंड में भी आप 2013 में देखेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से रोकने के लिए अपने जो भी प्रयास करने हैं, जैसे प्लांट लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल का यूज़ कम करना है, रोकना है। तो इस तरह की चीज़ों से ऑब्वियस है कि ये हमें इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हम इस पर रोक लगा सकते हैं। जैसे कुछ जो वेटलैंड है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। तो और कुछ जो फ्लड आते हैं या साइक्लोन्स आते हैं उन पे भी हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं कि हमारे जो कोस्ट हैं या जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर कम नुकसान हो। ठीक है, और इसका देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फूड क्रॉप पे भी पड़ता है। ठीक है, तो एक तरह से हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना है कि कार्बन इमिशन को रोका जाए, जिससे आने वाले समय में जो हमारा सीज़न है, जो वार्म हो रहा है, जो ड्रॉट के कंडीशन बन रहे हैं, वो ना हो। ठीक है, और हम इजी ड्रॉट और फ्लड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पर बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें कि जो बांग्लादेश में एक्चुअली क्या है कि जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है और जो उसमें सॉल्टी वाटर है वो सबसे ज़्यादा उनके एरियाज़ में जा रहा था। तो उसके लिए उन्होंने एक सिटी है, जैसे ये आप देखेंगे यहाँ पर मोगला सिटी, वहाँ पर वो काफ़ी इन्वेस्ट किया, जहाँ पर जो एक तरह से एम्बार्कमेंट बनाया, यानी कि तटबंध बनाया, फिर ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा किया, फ्लड कंट्रोल को ठीक किया, और इसके लिए काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टिंग की। और क्योंकि बांग्लादेश आप देख रहे हैं कि पूरा जो है वो ओशन के कोस्ट पर है, तो इससे क्या हो जाता है कि अगर क्लाइमेट चेंज हुआ और सी लेवल अगर राइज़ हुआ तो क्या होगा कि उनके आसपास के जो एरिया है वो सबमर्ज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से बांग्लादेश के थ्रू ये किया जा रहा है, जो कि अच्छा है। और इस तरह से जो भी कोस्टल एरिया है उनको काम करना चाहिए, और जो भी तटबंध के लिए है, ड्रेनेज है, फ्लड कंट्रोल के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में हम अपने आप को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाएँ। देन अभी क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और अडेप्टेशन में, देखिए एक्चुअली क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, जिसे रोकना ही है। तो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में एक्चुअली एक टारगेट दिया गया सभी कंट्री को कि जीरो किया जाए, यानी कि कोशिश ये किया जाए कि कार्बन इमिशन बहुत कम हो, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जीरो हो। और ये टारगेट रखा गया कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो 2 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि ये आइडली अगर बात करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि टारगेट रखा दिया गया सभी कंट्री को कि आप जो अपने ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वर्ल्ड में वो 2 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, और कोशिश किया जाए कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर मेंटेन रहे, बना रहे। ठीक है, और इसके लिए सभी कंट्री को ऐसा है कि वो अपने अपने लेवल पे काम करें और कार्बन इमिशन को कंट्रोल करें। जैसे इसमें पेरिस एग्रीमेंट में ये भी हुआ कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने डेवलप कर लिया है अपने आप को, और डेवलप करते समय ऑब्वियस है कि वो काफ़ी कार्बन इमिशन हुआ होगा, होता ही है। तो इससे ये है कि अभी जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें अगर, क्योंकि कार्बन इमिशन के लिए अगर वो काम करेंगे तो ऑब्वियस है कि उन पर कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तो ज़रूरत है कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री को हेल्प कर पाए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो इन्वायरमेंट है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड है डेवलपमेंट से। अगर आप इन्वायरमेंट
को डिग्रेड करेंगे तो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर फैक्ट्री है उसमें से इमिशन निकलेगा ही करेगा, अगर आप फैक्ट्री को बंद कर देंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और इमिशन को अगर आप रोकेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, और इमिशन को अगर आप नहीं रोकेंगे तो डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं तो हमें नीड है कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के आना पड़ेगा कि हम अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएँ और साथ साथ में हम डेवलपमेंट की भी चीज़ों को, अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी काम करें, दोनों। तो ये एक्चुअली जो डेवलपिंग कंट्री है उनको हेल्प करने के लिए ऐसा कहा गया था कि $100 बिलियन का हेल्प किया जाएगा, ठीक है। और ऐसा वादा किया गया था, लेकिन ये लोग वादे से अपने पीछे हो गए हैं। और यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन भी पूछा था कि जो पेरिस एग्रीमेंट में कितने रुपए का या कितने डॉलर का प्रॉमिस किया गया था, तो $100 बिलियन का प्रॉमिस किया गया था। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, ग्रीन हाउस को रोकने के लिए। तो ये चीज़ें हैं जिससे आने वाले टाइम में एडाप्टेबिलिटी भी रखनी पड़ेगी और हमें मिटिगेट करना पड़ेगा, जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। और जब हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो ऑब्वियस है कि एक अच्छा माहौल बनाया जा सकता है। एक अच्छा इन्वायरमेंट को के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसके लिए एक अच्छा फेवरेबल कंडीशन बनाई जा सकती है, जो आने वाले समय में हम अपने जो खर्च हैं यानी कि एक्सपेंडिचर हैं और उसको मैनेज कर पाएंगे, क्लाइमेट को स्टेबल कर पाएंगे, और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ को हम बचा पाएंगे और उसके साथ साथ अपनी लाइवलीहुड को भी बचा पाएंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करें कि कार्बन इमिशन को कम करें, प्लांट लगाएं, और अगर ये चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस है कि हम अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडप्टेबिलिटी कर लेंगे और कार्बन इमिशन को रोक पाएंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Okay, thank you to all. Have a nice day.